नमस्कार, मैं हूं दिव्या। सियासी पीच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की बढ़ सकती है मुश्किलें। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर साधा निशाना। भाजपा ने दिल्ली में पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। तेजस्वी के बयान से मचा बवाल। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का दिया न्योता। अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। केजरीवाल की पेशी के दौरान निचली अदालत मामले की सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। पीएम मोदी और मेलोनी की वायरल हो रही है तस्वीर। पीएम मोदी 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे। लगातार 3 दिन G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वो 15 जून को भारत वापस आ गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देश के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बात की। इस बीच सोशल मीडिया पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की सेल्फी भी खूब वायरल हो रही है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर साधा निशाना। एनडीए की नई सरकार में केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह शनिवार को पहली बार बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बिहार की हिस्सेदारी पर संतोष जताया है। वहीं बिहार में अपराध को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान को उन्होंने निशाने पर लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संविधान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार हिंसा के शिकार लोगों को राजभवन नहीं आने दे रही है। दरअसल गुरुवार को पुलिस ने भाजपा नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और हिंसा के पीड़ितों को राजभवन जाने से रोक दिया था। पुलिस ने तर्क दिया था कि राजभवन के आसपास धारा 144 लागू है। भाजपा के आईटी सेल ने कांग्रेस को लेकर कही ये बात। भाजपा ने आतंकवादी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस 99 पर क्या पहुंची। देश में आतंकवादी समूह फिर से सक्रिय हो गए हैं। फैजाबाद में भाजपा की हार के बाद जैसे मोहम्मद अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने लगा है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस 99 पर क्या पहुंची, आतंकवादी समूह सक्रिय हो गए। जदयू एमएलसी ने खड़गे से पूछे ये सवाल। बिहार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने खड़गे से पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस नीति सरकार के स्कोरबोर्ड के बारे में पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या खड़गे कांग्रेस की विरासत से अनभिज्ञ हैं। बिना किसी लाग लपेट के नीरज ने कहा कि कांग्रेस अब 99 में फंस गई है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के हालिया बयानों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बीजेपी और आरएसएस का अंदरूनी मामला है। भाजपा ने दिल्ली में पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत रही। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आया और टैंकरों से जलापूर्ति की गई। इस बीच राजनीतिक दल पानी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिख रहे हैं। इस स्थिति के लिए भाजपा ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के मुताबिक दिल्ली सरकार की अव्यवस्था के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रही है। राजस्थान से 4 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताया आभार। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के 4 नेताओं को जगह दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं कि उन्हें देश की जनता ने तीसरी बार सत्ता की कुंजी सौंपी है। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के 4 प्रतिनिधियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। वहीं जिन सीटों पर पार्टी की प्रदर्शन बेहतर नहीं रही, निसंदेह आगामी दिनों में उस पर समीक्षा होगी, आकलन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने के पीछे की वजह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी जुटाई जाएगी। 31 अगस्त को आरएसएस की होगी महत्वपूर्ण बैठक। आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक केरल में 31 अगस्त को शुरू होगी और इसका समापन 2 सितंबर को होगा। संघ की 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सहित संघ से जुड़े 36 के लगभग विभिन्न संगठनों के मुखिया एवं संगठन महासचिव सहित संघ के अन्य महत्वपूर्ण नेता शामिल होंगे। वाटर टैंकर माफिया को लेकर शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल।
पिछले कई दिनों से पानी को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली के लोग केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वाटर टैंकर माफिया से आपका क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही फटकार लगाई थी और आम आदमी पार्टी से कहा था कि ये नौटंकी बंद कीजिए। पानी की सप्लाई हरियाणा और अन्य राज्यों से आ रही है। वाटर टैंकर माफिया कैसे पानी चुरा रहा है, इतना वाटर कैसे वेस्ट हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लोकसभा में कम सीटें आने पर भी बंगाल में भाजपा मना रही जश्न। बंगाल भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में सीटें कम होने पर भी 2021 के विधानसभा के चुनाव के मुकाबले पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने के काफी उत्साहित है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इस सफलता का उल्लेख कर सकती है। केंद्रीय नेतृत्व की प्रदेश में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलने पर राज्य इकाई से रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में उसे 18 सीटों पर सफलता मिली थी। अदानी समूह को लेकर जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर तंज। अदानी समूह द्वारा पिन्ना सीमेंट्स का अधिग्रहण करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉर्पोरेट्स के बीच प्रतिस्पर्धा कम ना हो। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कॉर्पोरेट अधिग्रहण स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में न्यायिक मामले पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर सुनवाई। लाहौर हाई कोर्ट में न्यायिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मलिक शहजाद अहमद खान ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप जल्द ही समाप्त हो जाएगा। न्यायिक मामलों में न्यायपालिका में हस्तक्षेप से इस विश्वास के साथ लड़ना होगा कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस नेता ने इंदिरा गांधी को बताया मदर ऑफ इंडिया। केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्र सरकार में पर्यटन और पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने पुन्नुकुन्नम में करुणाकरन के स्मारक मुरली मंदिरम का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा है। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ने करुणाकरन और मार्क्सवादी दिग्गज E.K. नयनार को अपना राजनीतिक गुरु भी बताया है। पीएम मोदी ने जापान के पीएम से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में G7 समिति के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की है। इस दौरान भारत और जापान ने मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति व समृद्धि के लिए अपनी नई प्रतिबद्धताएं तय की हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित व समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत तथा जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। बता दें कि मोदी और किशिदा दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाने का भी सहमत हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश की नई रणनीति चीन की चिंता का कारण बन सकती है। तेजस्वी के बयान से मचा बवाल। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। ललन सिंह के बाद अब गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार में यादवों को टारगेट कर गोली मारी जा रही है। इस बयान के बाद बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। एनडीए गठबंधन पर खड़गे का बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। ये अल्पमत की सरकार है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं कि ये चलती रहे, देश के लिए अच्छा हो। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का दिया न्योता। इटली में आयोजित G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया है। इस पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जब पीएम मोदी के निमंत्रण पर पोप फ्रांसिस भारत का दौरा करेंगे तो उनके यात्रा कार्यक्रम में तटीय राज्य भी शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोप फ्रांसिस के साथ अपनी तस्वीरें साझा की हैं। G7 में पीएम मोदी ने बताया लोकतंत्र की हुई जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को यहां G7 शिखर सम्मेलन के एक संवाद सत्र में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा चुनावों को लेकर कहा है कि भारत के लोगों ने चुनावों में ऐतिहासिक जीत के रूप में जो आशीर्वाद दिया है वो लोकतंत्र की जीत है। HD कुमारस्वामी ने यूएस सेमीकंडक्टर फर्म पर दिए गए बयान को लेकर दी सफाई। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने गुजरात में यूएस सेमीकंडक्टर फर्म को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर सेक्टर को लाना सरकार की रणनीति का हिस्सा है। रोजगार में वृद्धि के लिए हमारे देश को इसकी जरूरत भी है।
इसी के साथ उन्होंने ये भी सफाई दी कि इस संबंध में हमने किसी राज्य का नाम नहीं लिया था। मेरे बयान का ये मतलब कतई नहीं था। भविष्य में हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बनते ही चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में की घोषणा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने महिला को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। टीडीपी ने दावा किया है कि बीएसआरसीपी सरकार ने महिला को प्रताड़ित किया था। महिला काकीनाडा जिले की रहने वाली है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पीएम मोदी का G7 में शामिल होना कितना फायदेमंद होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।